नमस्कार। रीतिकाल में अब हम प्रस्तुत करते हैं रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं, प्रमुख प्रमुख कवियों का परिचय हो चुका है। अब हम बात करते हैं अन्य कवियों की। सबसे पहले अन्य कवियों में बात करें ग्वाल की। दोस्तों, ग्वाल रीतिकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। ग्वाल ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। सबसे पहले मैं बात करूं साहित्यानंद। यह 1824 ईस्वी में लिखी गई। इसके बाद यमुना लहरी, दोस्तों इसमें यमुना की स्तुति की गई है। फिर बात करें कवि दर्पण। एक इनकी रचना और है भूषण दर्पण। कवि दर्पण रचना जो है वो काव्य दोषों पर आधारित है। इसका वर्ण विषय क्या है? काव्य दोष। भूषण दर्पण का काव्य विषय, वर्णी विषय है अलंकार। रसिकानंद, बलवीर विनोद, दोस्तों रसिकानंद और बलवीर विनोद, ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं नायक नायिका भेद पर आधारित है। नायक नायिका भेद। एक और इनकी रचना है विजय विनोद। यह प्रबंधात्मक है। ग्वाल की प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी? एक तो विजय विनोद, दूसरी गोपी पच्चीसी। गोपी पच्चीसी यह भी प्रबंधात्मक है। और एक और इनकी प्रबंधात्मक रचना है हम्मीर हट। हम्मीर हट यह भी प्रबंधात्मक है। और यह हम्मीर हट और विजय विनोद ये दोनों वीर रस पर आधारित है। इसके बाद हम बात करें इनकी एक और कृति की, प्रस्तार प्रकाश। इसमें प्रस्तार प्रकाश जो ये बुक है, पुस्तक है, इसमें छंद निरूपण किया गया है। छंद निरूपण। और ग्वाल की अंतिम कवि की हम अगर बात करें, अंतिम कवि ग्वाल की कौन सी है, तो वो है भक्त भावन। भक्त भावन ये 1862 ईस्वी में लिखी गई थी। और श्रृंगार, भक्ति, नीति, सभी से संबंधित बातें इसमें भक्त भावन में मिलती है। ग्वाल कवि के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यह मौज और मस्ती के पद्यों के कारण ग्वाल की प्रसिद्धि है। तो इस प्रकार से ये ग्वाल का पूरा परिचय है, साहित्यानंद से शुरुआत करते हुए भक्त भावन तक। इनके एक रस तरंग नाम से एक ग्रंथ इनका और मिला है, रस तरंग। तो ये सारी रचनाएं ग्वाल की। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल के अन्य कवि। पहला हो गया ग्वाल। अब हम बात करते हैं दूसरे अन्य कवि के बारे में, रसिक गोविंद। रसिक गोविंद। दोस्तों, रसिक गोविंद की पहली रचना रामायण सूचनिका 1801 में यह लिखी गई थी। 1801 में रामायण कथा पर आधारित है।
रामायण कथा। इनकी एक और रचना मिलती है अष्टदेश भाषा। अष्टदेश भाषा 8 बोलियों में राधा कृष्ण की बातों का इसमें वर्णन है। पूर्वी, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली इत्यादि इस प्रकार की 8 देश भाषाओं में राधा कृष्ण की बातों का इसमें वर्णन है। अष्टदेश भाषा रसिक गोविंद की रचना है। अब हम बात करते हैं कलियुग रासो। कलियुग रासो इसमें कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है और इसमें यह बताया भी गया है कि अब कलियुग का आरंभ हो चुका है। तो कलियुग रासो इनकी एक और रचना मिलती है समय प्रबंध। इसमें राधा कृष्ण की ऋतुचर्या का वर्णन है। राधा कृष्ण की ऋतुचर्या का इसमें वर्णन है। अब हम बात करते हैं लक्ष्मण चंद्रिका। एक और इनकी कृति मिलती है लक्ष्मण चंद्रिका। दोस्तों लक्ष्मण चंद्रिका लक्ष्मण शब्द से ही प्रयुक्त प्रतीत हो रहा है कि ये कोई लक्षण ग्रंथ है। लक्ष्मण तो ये लक्षण ग्रंथ है और यह इनका जो एक और ग्रंथ है रसिक गोविंदानंद गण। रसिक गोविंदानंद गण इसी पर यह आधारित है। इसी ग्रंथ पर लक्ष्मण चंद्रिका आधारित है। यानी कि रसिक गोविंदानंद ग्रंथ जो है यह एक रीति ग्रंथ है और यह वृहद है, वृहद ग्रंथ है। यह भी रीति ग्रंथ है लेकिन यह इस पर आधारित है और इसी का रसिक गोविंदानंद ग्रंथ का संक्षिप्त रूप है लक्ष्मण चंद्रिका। रसिक गोविंदन ने अपने नाम से ही एक ग्रंथ की रचना की है, रसिक गोविंद। रसिक गोविंद 1833 ईस्वी में लिखा, खुद अपने ही नाम से। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कवि ने अपने नाम से लिखा है, रसिक गोविंद। यह अलंकार ग्रंथ है। 1833 में लिखा। फिर हम बात करें आगे रसिक गोविंद के एक और रचना की युगल रस माधुरी। युगल रस माधुरी इसमें राधा कृष्ण विहार और वृंदावन का वर्णन, वह वृंदावन का वर्णन है। और अब हम एक और लास्ट अंतिम ग्रंथ की बात करते हैं रसिक गोविंद की पिंगल। यह रसिक गोविंद का छंद विषयक, छंद विवेचन संबंधी ग्रंथ है। तो यह सारा रसिक गोविंद का काव्य संसार है। तो दोस्तों हम रीतिकाल के कवि पढ़ रहे हैं। ग्वाल और रसिक गोविंद हो चुके हैं अन्य कवियों में। अब हम बात करते हैं अन्य कवि में अमीर दास की। अमीर दास ने भी रीति ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके पहले ग्रंथ की। इनका जो पहला ग्रंथ है वो है सभा मंडन। सभा मंडन यह ग्रंथ 1827 ईस्वी में लिखा गया था। इस सभा मंडन का काव्य विषय क्या है? इसका काव्य विषय है काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य लक्षण आदि। अब आगे हम बात करते हैं सभा मंडन के बाद इनके दूसरे ग्रंथ की। अमीर दास का दूसरा जो ग्रंथ है वो है ब्रज विलास सतसई। ब्रज विलास सतसई। दोस्तों यह सतसई परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 701 दोहे हैं। ब्रज विलास सतसई में 701 दोहे हैं। अब बात करते हैं हम इनके तीसरे ग्रंथ की। यह हो गया दूसरा। ब्रज विलास सतसई जो है वो 1832 ईस्वी में लिखा गया था। अब बात करते हैं इनके तीसरे ग्रंथ की वृत्त चंद्रोदय। वृत्त चंद्रोदय यह 1830 ईस्वी में लिखा गया। इसमें
40 मात्रिक और 61 वर्णिक छंदों का उल्लेख है। मतलब लक्षण और उदाहरण दोनों बता रखे हैं। अब इनका चौथा ग्रंथ श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, यह जो ग्रंथ है वो 1833 ईस्वी में लिखा गया था। यह 5 तरंगों में विभाजित है, 5 तरंगों में। तो 5 तरंगों में विभाजित है, अलग अलग विषय इसमें मिलते हैं, नायक नायिका भेद, रस भेद इत्यादि विषय इसमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शेर सिंह प्रकाश, शेर सिंह प्रकाश। दोस्तों यह राजा शेर सिंह की वीरता का इसमें वर्णन है और 70 अलंकारों का, अलंकार विषय ग्रंथ है, 70 अलंकारों का इसमें, 70 अलंकारों का इसमें वर्णि विषय है, 70 अलंकारों का वर्णि विषय है इसमें, और शेर सिंह के ऊपर आधारित है 70 अलंकार। अब हम बात करते हैं अश्व संहिता। अश्व संहिता जो है वो पशु चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है, पशु चिकित्सा संबंधी। और एक और इनका ग्रंथ है वैद्य कल्पतरु, वैद्य कल्पतरु। यह मनुष्य चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है, मनुष्य चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है। तो अश्व संबंध संहिता में पशु चिकित्सा और वैद्य कल्पतरु में मनुष्य चिकित्सा। दोस्तों इनका जो शेर सिंह प्रकाश जो ग्रंथ है वो 1840 ईस्वी में लिखा गया था। वैद्य कल्पतरु जो ग्रंथ है, वैद्य कल्पतरु, यह 1850 ईस्वी में लिखा गया था। और अश्व संहिता इनका अंतिम ग्रंथ है जो कि 1862 ईस्वी में लिखा गया था। तो पहला ग्रंथ सभा मंडन 1827 अमीरदास का, और अंतिम ग्रंथ अश्व संहिता 1862 अमीरदास का। तो दोस्तों ये 3 कवि आज हमने पढ़े, ग्वाल कवि, रसिक गोविंदानंद, रसिक गोविंद और अमीरदास। इनका योगदान बस यही है, इनकी रचनाओं को पढ़ लें। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए।